इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर असर पड़ रहा है। कोहरे की वजह से रफ्तार पर भी ब्रेक है। रेंग रेंग कर गाड़ियां चल रही हैं। कोहरे का ट्रेन यातायात पर भी खासा असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि ट्रेन लेट होने से यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जहां दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। दो तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दिल्ली एनसीआर की यह तस्वीर है जहां घने कोहरे की वजह से यातायात में काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। जो सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं वो काफी धीमी चल रही हैं, धीरे चल रही हैं और इसके साथ ही ट्रेन यातायात पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। तो शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जहां घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी में कमी है और इस कमी की वजह से जो यात्रा कर रहे हैं, यातायात कर रहे हैं, उन लोगों को काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। तो ये दो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको जहां मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि आने वाले वक्त में और भी ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। हालांकि ठंड को देखते हुए आपको ये तीन तस्वीर दिखा रहे हैं जहां कोहरे की वजह से यातायात में काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। दिल्ली एनसीआर की ये तस्वीर है। आपको दिखा दें कि ट्रेनों का भी लेट परिचालन हो रहा है और बहुत सारी ट्रेनें ऐसी हैं जो कि लेट चल रही हैं और इसके साथ ही कई सारी ट्रेनें रद्द भी कर दी गई है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी में कमी है और विजिबिलिटी की वजह से यात्रा करने में लोगों को परेशानी आ रही है। मैं लुधियाने से आ रहा। तो ट्रेन का सफर, क्या ट्रेन लेट थी? बहुत लेट थी, 9 घंटा लेट थी। तो यहाँ पे क्या परेशानी हुई है? यहाँ पे परेशानी तो कुछ नहीं हुई। जैसे ट्रेन दिन में आता तो मैं अपने घर जाता, टाइम से रोटी खाता, सोता। यहाँ ट्रेन जो दिन में आने वाली थी वो नाइट में यहाँ पहुंची 2 बजे, जिसके लेकर के मैं ठंड में बहुत परेशान हुआ। ट्रेन का वेट कर रहे हैं? हाँ, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो क्या पता चला आपको? अभी 3.5 घंटे लेट है ट्रेन। यहाँ स्टेशन पे आने के बाद पता चल रहा है हमें। पहले अगर बता दिया जाता तो हमें इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। मेरी दादी का ध्यान तो रखा है, तो मैं अभी जा रहा हूँ इमरजेंसी में। कौन सी ट्रेन है सर? वंदे भारत है। मैं ये वंदे भारत उसमें कितना डिले बताया गया है? अभी 3.5 घंटा का डिले बताया। नॉर्थ ईस्ट पे आएगी। तो जाना मैं गया है बिहार। जो ट्रेन लेट हुई है तो इससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम? हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग रूम तो है नहीं यहाँ पे। तो इधर उधर घूम रहे सारे पैसेंजर्स, बाहर बैठ के प्लेटफॉर्म पे सब लेटे हुए हैं, सोए इधर उधर बैठे हुए हैं। ठंड, ऊपर से ठंड भी इतनी है। हाँ, ट्रेन जो 3 घंटे लेट चल रही है, वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। मैं उत्तराखंड से आया हूँ, हरिद्वार से, और हमें महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाना है। तो यहाँ पर आकर देखा तो 3 घंटे लेट है ट्रेन वंदे भारत वाराणसी। वहाँ कोई व्यवस्था सही लगी नहीं, इसलिए हम भी वॉशरूम भी पूछते एक वॉशरूम में गए, वहाँ से पानी नहीं है। बाहर आए, यहाँ से यहाँ पूछते अब किसी ने आगे बताया वहाँ जा रहे हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले का आज तीसरा दिन है। आज भी श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कल पहला अमृत स्नान हुआ जिसमें 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। वहीं पिछले 2 दिनों में कुल 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। महाकुंभ मेला 26 फरवरी तक चलेगा, जिसमें अभी 5 और अमृत स्नान होने वाले हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच महाकुंभ में देश दुनिया के लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये 3 तस्वीर आप देखिए प्रयागराज की, जहां आस्था की डुबकी लोग लगाते नजर आ रहे हैं। महाकुंभ है और ऐसे में शाही स्नान हुआ। शाही स्नान में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। दुनिया में सांस्कृतिक एकता के प्रतीक महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया। मकर संक्रांति के इस पवित्र मुहूर्त पर देश भर से आए साधु संतों ने संगम में डुबकी लगाई और इस अद्भुत क्षण की गवाह बनी वो तस्वीरें देखिए जो भारत की सनातन परंपराओं के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। प्रयाग की धरती पर मकर संक्रांति के पावन मौके पर अमृत स्नान की ये वो तस्वीरें हैं जो हर किसी के जीवन में वो आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आई हैं
जिस ऊर्जा को सबसे शुभ माना जाता है। सुबह 6:15 पर महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों और अटल अखाड़ा के स्नान से शुरू हुआ ये सिलसिला एक अनवरत तस्वीर में बदल गया। उस तस्वीर में जिसे सबसे पवित्र आध्यात्मिक अनुष्ठान भी माना जाता है। किसी जगह देवी देवता प्रसन्न होते हैं तभी ये संभव है कि जहाँ धूल उड़ना चाहिए, प्रदूषण उड़ना चाहिए, जहाँ गर्द आना चाहिए, जहाँ आंखों में धूल आना चाहिए और आंखों में ठंडी आ रही है, कहीं भी चौसा में नहीं है। महाकुंभ में पहले अमृत स्नान के लिए हिंदू धर्म की रक्षा में तत्पर नागा सन्यासियों, योगियों, महंतों, महामंडलेश्वरों की टोलियां रथों, हाथी, घोड़ों और ऊंटों पर सवार होकर निकली। सांस्कृतिक एकता के इस सबसे विशाल समागम में संतों का संसार उतर ही आया। महाकुंभ एक अलग अनुभव का एहसास करा रहा है। यहाँ पर ज्ञान, अध्यात्म, संस्कृति सब कुछ देखने को एक साथ महाकुंभ में मिल रहा है। इतनी भीड़, इतने तादाद पे हमारे सनातनी यहाँ पर आए हुए हैं और सभी लोग गंगा में स्नान करिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। बहुत महत्व है आज के स्नान का, क्योंकि आज का जो स्नान है हमारे जीवन को कहीं न कहीं उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है। एप्पल कंपनी के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स भी महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच चुकी हैं। वो इतनी ठंड में संगम के तट पर रहकर कल्पवास करेंगी। महाकुंभ का ये पवित्र अनुष्ठान वैश्विक कल्याण का अनुष्ठान है। यही वजह है कि प्रयाग की धरती पर पहुंचा हर संत, हर महात्मा, हर श्रद्धालु एक एक क्षण का गवाह बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जमशेदपुर में पिछले दिनों चांडिल और दलमा के पास देखे गए बाघ को बंगाल पहुंचने की खबर है। आपको बता दें कि झाड़ग्राम और पुरुलिया के बैंगडुबी जंगल में बाघ के पंजों के निशान मिले हैं। एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे इस बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने एड़ी चोटी की जोर लगा दी है। बाघ के लोकेशन को लेकर के क्या है ताजा अपडेट, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आप सभी ग्रामीणों को सूचित किया जाता है कि आपके जंगल में एक बाघ को घूमते हुए देखा गया है। पूर्वी सिंहभूम के चांडिल के आसपास लगभग 2 हफ्ते से दहशत बनकर घूम रहा बाघ अब पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गया है। झाड़ग्राम और पुरुलिया के बैंगडुबी जंगल में बाघ के पंजे के निशान मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि जिस बाघ को दलमा अभयारण्य में देखा गया था, पंजों के ये निशान उसी बाघ के हैं। पिछली बार तुलग्राम खूंटी के जंगल में 31 दिसंबर को बाघ देखा गया था और वहां से बाघ दलमा पहुंच गया था। बाघ के बंगाल में प्रवेश करने की खबर से दलमा वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली है। इससे पहले चांडिल के कांड्रा के बीच बाघ लगातार तेजी से अपने लोकेशन बदलता रहा। मोर को मारने के बाद दलमा जंगल में बाघ को देखे जाने के बाद इलाके में भय और दहशत का माहौल था। करीब 195 वर्ग किलोमीटर के दायरे वाले दलमा जंगल में बाघ के घूमने की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की पूरी टीम कैमरों की मदद से उस पर नजर रखने की कोशिश में जुटी थी। कई जगहों पर बाघ के पग मार्क भी मिले थे। का दिशा में पांच भी मिला है, लेकिन सब लोग ये कर रहा है, लेकिन अभी मिला नहीं है। जंगल में छुप गया है, क्या हुआ है वो पता नहीं चल रहा है। पश्चिम बंगाल में बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की बड़ी टीम कड़ी मेहनत कर रही है। करीब 150 से ज्यादा कर्मचारियों को इस ऑपरेशन में जुटाया गया है। 75 जोड़ी जाल और 90 जोड़ी कैमरे, ट्रैप और लाइव फीड वाले 6 स्मार्ट कैमरे भी लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के वन मंत्री के मुताबिक जिस इलाके में बाघ है उसे 3 तरफ से जाल से घेर दिया गया और लोगों से अभी जंगल में नहीं जाने की अपील की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि
क्योंकि इस बाघ पर कोई रेडियो कॉलर नहीं लगा है। इससे बाघ को ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम हो गया है। वन विभाग ने 2 रणनीति बनाई है। अगर बाघ लौटता है तो उसे जाने देंगे, अगर बाघ नहीं रुकता है तो उसे बेहोश कर पकड़ लिया जाएगा। देखना होगा वन विभाग की टीम को कब तक सफलता मिलती है। जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी रांची में डिजिटल अरेस्ट का एक बड़ा मामला सामने आया है। कोयला कंपनी के रिटायर्ड अधिकारी के साइबर अपराधियों ने ट्राई का अधिकारी बनाकर अपनी झांसे में लिया और फिर उन्हें 11 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर करीब 2 करोड़ 27 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। ये रिपोर्ट देखिए। रांची में साइबर अपराध का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बरियातू निवासी एक रिटायर्ड कोयला कंपनी अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर 2.27 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। ये ठगी TRAI और क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर अंजाम दी गई। दरअसल पीड़ित अधिकारी के मोबाइल पर एक अनजान कॉल आया। कॉल करने वाले शख्स ने खुद को TRAI का अधिकारी बताया। कॉलर ने दावा किया कि पीड़ित के नंबर से अवैध विज्ञापन और भ्रामक मैसेज भेजे जा रहे हैं। शिकायत दर्ज होने की बात कहकर उन्हें दिल्ली क्राइम ब्रांच से जोड़ने की बात कही। वीडियो कॉल के जरिए मानसिक रूप से डराया गया। जेल भेजने और सख्त एक्शन का खौफ दिखाकर 11 दिन डिजिटल अरेस्ट कर 8 बार में अलग अलग बैंक खातों में 2 करोड़ 27 लाख रुपए ट्रांसफर कराए गए। जालसाजों की टीम में एक महिला भी शामिल थी, जिसने अपना नाम पूनम गुप्ता बताया था। मामले की शिकायत मिलने के बाद CID की साइबर सेल मामले की जांच में जुट गई है। एक ताज़ा मामला सामने आया राजधानी रांची में, जहां साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट कर एक सेवानिवृत्त व्यक्ति से करीब 2 करोड़ 27 लाख रुपए की ठगी कर ली है। बता दें कि इस दरमियान उन्हें 11 दिनों तक डिजिटली अरेस्ट भी किया गया और साफ तौर से इस तरह से उन्हें झांसे में लिया गया कि वो पूरी तरह से डर गए। दरअसल डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराधियों के इस्तेमाल की जाने वाली एक नई ठगी तकनीक है, जिसमें मानसिक रूप से बंधक बनाने के लिए लगातार वीडियो कॉल पर नजर रखी जाती है। पीड़ित को धमकी दी जाती है कि वो कहीं न जाएं और सिर्फ निर्देशों का पालन करें। पीड़ित को सोशल आइसोलेशन में रखकर डर और भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है। इन रांची, झारखंड, ऑल ओवर इंडिया आप देखेंगे नंबर ऑफ केसेस हैव इंक्रीज्ड लाइक एनीथिंग। इसमें बहुत आसानी से लोगों को डराया जा रहा है, बहुत आसानी से साइबर फ्रॉडस्टर उसे ट्रैप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। पुलिसिंग और इन्फोर्समेंट एजेंसीज कभी भी फ़ोन करके उसे कॉल करके वीडियो कॉलिंग पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है कि फिजिकल आती है। लोगों को सबसे पहले एजुकेट करना होगा कि हमारे कंट्री में जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, जो पुलिस फोर्सेस हैं, वो काम कैसे करती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं वो काम कैसे करती है। आजकल साइबर ठगी और धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ गए हैं। साइबर ठग लोगों को अपनी चंगुल में फंसाने के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी अनजान कॉलर की बातों में न आएं। क्यों डिजिटल ठगी की घटना एक चेतावनी है कि डिजिटल युग में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि इस पूरे खेल में कौन सा नेक्सस जो है वो जुड़ा हुआ है, उसके तार कब तक खुलते हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि लोगों को बार बार अवेयरनेस की जा रही है, बार बार उन्हें जागरूक किया जा रहा है, बावजूद इस तरह की घटनाओं का होना अपने आप में अभी भी बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर जागरूकता में कमी कहाँ रह गई। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अब खबर है पटना से, जहां फतुहा थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में पैसे के विवाद को लेकर के बदमाशों ने एक मोमोज दुकानदार के ऊपर बौखलाते हुए तेल डाल दिया, जिससे आपको बता दें कि वो जो खौलता हुआ तेल है वो मोमोज दुकानदार के ऊपर डाला गया, जिससे मोमोज दुकानदार बुरी तरीके से झुलस गया। पीड़ित दुकानदार ने यह बताया कि 3 बदमाश दुकान पर आए और मोमोज का ऑर्डर दिया, और जब उसने पैसे की मांग की तो उन लोगों ने पैसा देने से इनकार कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लेने आए, अच्छा, और बाद बोला पैसा भी दे दिया।
पैसा दे दिया, तकर बाद चला गया। फिर 10 मिनट आया, मेरा एक था तो मेरा मालिक को मारने लगा। और इधर से दूसरा आदमी आया, जैसे यह लात मारा, टेबल तेल मेरा पैर लगी। एचएमपीवी वायरस से संक्रमित मरीज भारत में मिलने के बाद अब बिहार में भी अस्पतालों को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगभग सभी जिलों में इस आदेश का पालन किया जा रहा है, मगर नवादा सदर अस्पताल में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। किसी प्रकार की कोई भी तैयारी नहीं देखने को मिल रही है, ना ही इसके लिए स्पेशल वार्ड का निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ अस्पताल में इस तरह की कोई तैयारी तो है नहीं। टेस्ट हम लोग रेडी रखे हुए हैं और इंस्ट्रक्शंस दिया गया है पब्लिक में। डेडिकेटेड वार्ड वगैरह कुछ भी मांग है? डेडिकेटेड वार्ड इसके लिए अभी तो नहीं हुआ, क्योंकि कोई केस मिला नहीं है, इसलिए डेडिकेटेड वार्ड हम लोग क्या है भी नहीं, तो हम लोग इस तरह से कैसे अलग कर सकते हैं। ऑक्सीजन प्लांट की क्या स्थिति है? ऑक्सीजन प्लांट को PSMA प्लांट तो अभी नहीं हम लोगों का ट्रायल हुआ है, लेकिन ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, कंसनट्रेटर्स बहुत सारे हैं, और PMSA प्लांट को भी हम लोग देखेंगे कैसे। एचएमपीवी वायरस को लेकर राज्य सरकार के द्वारा जितने भी राज्य में अस्पताल है उसे अलर्ट कर दिया गया है, और जितने भी अस्पताल है वहाँ पे जो कोविड के समय जो अलर्टनेस जो दिखाया गया था वही अलर्टनेस अभी दिखाने को कहा गया है, जिसमें बेड सुरक्षित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट जो है उसे भी दुरुस्त करने का आदेश जारी किया गया है, और कई जिलों में इसको लेकर ड्राई रन टेस्ट और मॉक ड्रिल भी किया गया है, मगर नवादा सदर अस्पताल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आप इस वक्त तस्वीर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है जो कोविड के समय में यहाँ लगाया गया था, और कई माह से यह खुला नहीं है, और इसके कुछ दिनों के बाद ही इसका जनरेशन रुक गया था, और जनरेशन के बाद इसमें कुछ तकनीकी खराबी आई थी, और तब से लेके इसका आज तक शुरुआत नहीं हुआ है, और ना ही इसे बनाने की पहल की गई है। इसके अलावा अस्पताल में एक डेडिकेटेड वार्ड का भी निर्माण किया जाना था, मगर अस्पताल में कोई भी डेडिकेटेड वार्ड का निर्माण नहीं किया गया है। आप इस वक्त जैसा तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नगर परिषद का एक भवन था, इसमें भी लोगों को यहाँ पे रखने की व्यवस्था की जाती थी, मगर ऐसा कोई भी डेडिकेटेड वार्ड नहीं बनाया गया जिससे उस टाइप के मरीजों को यहाँ रखा जाए। हाँ, सिविल सर्जन ने इतना ज़रूर कहा है कि टेस्टिंग को लेके यहाँ पे जो है व्यवस्था की गई है, मगर अभी तक कोई केस नहीं आया है, इसलिए अभी तक इसको लेके कोई अस्पताल में तैयारी नहीं की गई है। मगर राज्य सरकार की तरफ से यह सख्त आदेश दिया गया है कि एचएमपीवी वायरस के जो केस जो देश में कुछ हिस्सों में आए हैं उससे निपटने के लिए बिहार के सभी अस्पतालों में खुद स्वास्थ्य मंत्री और उनके अधिकारियों के द्वारा सभी अस्पतालों को अलर्ट भेजा गया था, मगर नवादा में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नवादा में स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है और लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कितना वह सोचती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि एचएमपीवी वायरस को लेकर जो अलर्ट जो जारी किया गया है उसका नवादा सदर अस्पताल कब पालन करता है, और जो गाइडलाइन जो जारी किया गया है उसको लेकर स्पेशल वार्ड और ऑक्सीजन प्लांट को कब तक दुरुस्त किया जाता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। शेखपुरा सदर अस्पताल में आभा ऐप से रजिस्ट्रेशन होने के बाद मरीजों का इलाज सुलभ हो गया है। रजिस्ट्रेशन करते ही मरीज को एक टोकन मिलेगा जिसके माध्यम से किस डॉक्टर के पास जाना है और रूट नंबर की जानकारी आसानी से पता चल रही है। दवा काउंटर पर भी भीड़ का झंझट भी अब लगभग खत्म हो गया है। आभा ऐप की वजह से मरीजों को काफी राहत मिली। शेखपुरा सदर अस्पताल में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की जा रही है। अब दवा वितरण केंद्र आप देख लीजिए, बिल्कुल कूपन की व्यवस्था की गई ताकि मरीजों को सही समय पर और नियमित तरीके से कूपन से दवा मिल जाए। हम मरीजों से बात करते हैं, लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन कूपन व्यवस्था से क्या राहत मिला? बोले क्या नाम हुआ सर आपका? क्या मिला है आपको? इसमें बहुत राहत मिला है। क्या क्या राहत मिला है? लाइन का भी राहत मिला है। अच्छा, बच्ची का भी देखना है, उसमें भी राहत मिला है। अच्छा, दवा भी मिल जा रहा था? हाँ, दवा जी नहीं कोई। कहाँ से लो? एक ही कूपन मिल रहा है दवा खातिर? कितना देर से खड़ा आपको? तो बढ़िया है, आसान है ये? शुरू है लो, ठीक है नहीं व्यवस्था ये? हाँ। आप बताइए। बोल ही नहीं आप बताइए मामा कि कहाँ से लो? भदौसी से। दवाई ले कूपन मिल रहे, पहले तो पर्ची मिला ले, कूपन मिल रहे। अब जेकर हो जाए ठीक है अभी। अब ठीक है, अब की गलत है। कितना देर से आप लोग हैं? यही आधा घंटा। आधा घंटा से नहीं? आप बताइए क्या स्थिति है? इसलिए ठीक है सर, व्यवस्था ठीक है? व्यवस्था ठीक है। तो बिल्कुल अब सुधार देखा जा रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था में।
कि अब मरीजों को आसानी से दवा उपलब्ध हो जा रही है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। और अब खबर पटना से है, जहां के बाईपास थाना क्षेत्र में अनियंत्रित वाहन ने 3 स्कूटी सवार को कुचल दिया। तीनों युवकों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। तीनों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस वाहन चालक की पहचान करने के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है। घटना को लेकर के स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। गाड़ी वाला था, मारा, भाग गया। हम लोग उठा करके हॉस्पिटल। गाड़ी पर एक्सीडेंट हुआ है। 3 लड़का है, कहने की सड़क है, वो तीनों लड़का है। एगो को तो पैर कटा हुआ है, 2 गाँव घायल है, हॉस्पिटल भेजा गया है। पुलिस आई थी? पुलिस तो अभी कहाँ आया है, पुलिस को तो खबर किया गया है, अभी तक पुलिस तो आया नहीं है। वो जिप्सी आया था, तो थाना के है कि। तो बांका में 3 दिवसीय राजकीय महोत्सव सह बौसी मेले का उद्घाटन हुआ। खेल सह जिला प्रभारी मंत्री सुरेंद्र मेहता और भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। इस दौरान क्षेत्रीय सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। वहीं मंत्री जयंत राज ने जिले में जल्द ही मेडिकल कॉलेज खुलने की संभावना जताई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।